दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं शिक्षा की, साहित्य की और अनेक सामाजिक राजनीतिक मुद्दों की। मैं हूं सुमित नागर और आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ओज कवि से जो शिक्षक के साथ साथ अपनी कविताओं के माध्यम से क्षेत्र और समाज के अनेक मुद्दों को अपने कविताओं का विषय बनाते हैं, आम जन की बात करते हैं। उनकी कविताओं में देश की मिट्टी की सुगंध है, जो धड़कन है। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र सरस जी आपका। सुमित जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले आप ये बताइए, चूंकि आप एक शिक्षक भी हैं और व्यस्तता रहती है, आप उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, तो ये कविताओं की शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल कविता तो व्यक्ति की एक मानसिक स्वांतः सुखाय की एक वस्तु है, विषय वस्तु होती है। इसकी जो नींव पड़ जाती है वो बचपन में ही पड़ जाती है। तो मैं 8वीं क्लास से मंचों पर आने लगा था धीरे धीरे। जी, आप चूंकि मूलतः साइंस के विद्यार्थी रहे, विज्ञान विषय आपका रहा, फिर कविताओं की तरफ 8वीं क्लास से आपने कहा मेरा जुड़ाव हुआ, और उधर साइंस भी आप पढ़ रहे थे, तो ये कैसे सामंजस्य रखते हैं? दरअसल मेरा अपना भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन और वैदिक विचारधारा से मेरा ताल्लुक रहा है। तो सीधे सीधे वो जो चीज़ें घर परिवार के माहौल में परिवेश से प्राप्त हुई वो अंतर्मन में बैठती चलेगी और कविता के रूप में प्रस्फुटित होनी शुरू हुई। आप क्योंकि खेती किसानी से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं, किसान परिवार से आपका संबंध है, तो आपकी कविताओं में जो किसान की जो परेशानियां हैं, उसके जो दुख हैं, वो भी दिखाई देते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कविताएं आप लिखते हैं वो कैसे एक माहौल तैयार होता है उनके लिए? उसके लिए एक व्यक्ति का चिंतन जो होता है, सकारात्मक चिंतन, जो वास्तविकता है, जो समाज में दिखाई दे रहा है, वो उद्गार मन में रुक नहीं पाते और वो धीरे धीरे निकलना शुरू होते हैं और उनको काव्य का रूप दे करके मैं प्रस्तुत कर देता हूँ। आप, जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षक हैं और लगातार शिक्षक के पास अन्य काम भी होते हैं, शैक्षिक कार्य भी है, सरकार के अनेक अनेक कार्य भी होते हैं, तो फिर अलग अलग जगह से कविताओं के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है, तो क्या सब जगह पहुंच हो पाती है? नहीं, इसमें सब जगह तो पहुंच नहीं हो पाती सर, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मंचों पर जाने की। और आकाशवाणी पे मुझे एक साल में 2 या 3 बार निमंत्रण आता है, मैं जाता हूँ। कभी कभी दूरदर्शन के चैनलों से भी आता है, वहाँ भी जाता हूँ। और जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं उसका सदुपयोग करता हूँ काव्य लेखन के लिए और काव्य के प्रस्तुतिकरण के लिए। आपकी जो कविताएं हैं वो किस किस विषय को लेकर के अपनी बात रखती हैं? समाज में फैली हुई विषमताएं, राजनीतिक विषमताएं और जो आम जन की जो टीस है उसको मैं महसूस करता हूँ। और मेरी कविताओं में वो आप देख भी रहे होंगे, मैं लगातार निरंतर उन चीज़ों को पटल पे लाने की कोशिश करता हूँ। आपका प्रिय कवि, जहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है? मेरे प्रिय कवि, मेरे आदरणीय गुरुजी, पूज्य, जो जिन्होंने हमें 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हिंदी पढ़ाई, वो डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। और वो हिंदी के बहुत बड़े प्रख्यात विद्वान और ओज के बहुत बड़े कवि हुए हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका काव्य और उनकी वो महारत आज भी हमारे अंतस पे वैसे ही अंतरपटल पर एक तरह से अंकित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आपको कहाँ पे शिक्षा दी? नवजीवन किसान इंटर कॉलेज मवाना में उस समय वो हमें पढ़ाया करते थे। वो हिंदी के प्रवक्ता थे और बहुत ही उच्च कोटि के कवि रहे हैं डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनकी जो सबसे फेमस पुस्तक हुई है वो तेरी जय हो मेरे देश, गीतों की चुनरी बने, इस तरह की उनकी पुस्तकें थी कुछ। तो आपको शुरुआती जो प्रेरणा मिली वो डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से, अपने गुरु जी से मिली। जी जी। अब वर्तमान में जिस तरह का एक दौर है, सोशल मीडिया पे हम और आप भी सोशल मीडिया पे एक तरह से बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया ने क्या कविताओं की पहुंच को बढ़ाया है या उसमें कुछ गिरावट आई है? इसके 2 पक्ष हैं सर। इसमें एक तो देखो, एक आम व्यक्ति जो जिसकी पहुंच मंचों तक नहीं है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कविताओं को विस्तार दे सकता है, उनको प्रसारित कर सकता है, उनको प्रचार कर सकता है। लेकिन इसका एक और दूसरा पहलू वो ये भी है कि जो कविताओं के नाम पर लतीफे परोसे जा रहे हैं उनके मैं विरुद्ध हूँ।
वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके जहाँ एक पक्ष सकारात्मक है, दूसरा पक्ष इसका विरोधी भी है, नकारात्मक भी है। जी। जो साहित्यकार हैं, खासतौर से मंचीय कविता की हम बात करें तो वहाँ कई खेमे दिखाई देते हैं। हाँ, और बिल्कुल। खेमे बंदी के कारण कई बार जो अच्छी कविताएं हैं उनको मंच नहीं मिल पाता है। तो इसमें क्या कोई संभावना है कि सुधार हो, लोगों जो साहित्यकार हैं वो सामंजस्य बैठाएं कि अच्छी कविताओं को समाज में जाना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए? हाँ, कविता और साहित्य तो समाज का दर्पण होता है, और ये इसका विस्तार होना चाहिए। और अच्छी कविताओं के द्वारा ही समाज में सुधार, और ओज की कविताओं के द्वारा एक तरह से देश की प्रगति और उन्नति के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए हमें। जैसे हम देखते हैं कि चंद्र बरदाई ने भी उस समय जब पृथ्वीराज को कितनी तरह से प्रोत्साहित किया था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। तो एक कविता ही थी जिसने जो है बड़े बड़े युद्धों को जीता है। महाभारत में जो है आप देखते हैं, गीता का उपदेश कविता ही तो है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दादा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये कविता ही थी जिसने अर्जुन को प्रेरित किया, और महाभारत जैसे युद्ध को उन्होंने जो अधर्म के ऊपर धर्म की विजय कराई। जी हाँ, मेरा प्रश्न ये हुआ कि जो खेमेबंदी है उसको दूर करने के लिए साहित्यकार प्रयास करते हैं कि वो खेमेबंदी लगातार बनी हुई है? देखो, पूरे भारत में तो ये नहीं है, कहीं कहीं कुछ जगहों पर ये देखने में आ रहा है कि खेमेबंदी हो रही है, और इसको कविता को बहुत सारे लोगों ने व्यवसाय बना लिया है। ये व्यवसाय के साथ साथ और बहुत बड़ी चीज हो सकती है, समाज के परिवर्तन के लिए, उसको आईना दिखाने के लिए, और राजनीतिक और सामाजिक दिशा निर्देशन के लिए। जी जी। जब लगातार मैंने कहा कि अलग अलग मंचों से आप कविता पाठ करते हैं, समय के अभाव में कहीं कहीं के बार नहीं जा पाते, तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको लगता है कि जो कविता का क्षेत्र है वो बढ़ा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बढ़ा है जैसा कि आपने कहा? जी जी। लेकिन जिस तरह के आयोजन जो एक विशेष स्तर पर होते थे उतने उच्च स्तरीय आयोजन अब नहीं होते हैं। हाँ, उनमें गिरावट आई है। तो ये जो गिरावट आई है इसको क्या सोशल मीडिया उसकी भरपाई कर पाएगा? हाँ, बहुत हद तक सोशल मीडिया इसको जो है एक सकारात्मक पक्ष है इसका, जी, वो भरपाई कर रहा है। धीरे धीरे कविताएं पहुंच रही हैं। आपकी कोई एक प्रसिद्ध कविता जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? तो एक सामाजिक समरसता की कविता सुनाऊंगा। जी बिल्कुल। कि कोई है ईसाई सिख, कोई कहे राम की, कोई कोई दे रहा दुहाई इस्लाम की। कि कोई है ईसाई सिख, कोई कहे राम की, कोई कोई दे रहा दुहाई इस्लाम की। कि कहीं जातिवाद कहीं संप्रदायवाद है, चारों ओर वर्ग भेद का उठा निनाद है, चारों ओर वर्ग भेद का उठा निनाद है। कि जब गुनाहों के लिए भी आदमी स्वतंत्र है, आप सोचिए भला ये कैसा लोकतंत्र है, आप सोचिए भला ये कैसा लोकतंत्र है। कि कोई है ईसाई सिख, कोई कहे राम की, कोई कोई दे रहा दुहाई इस्लाम की। और सामाजिक समरसता जिसके लिए कविता लिखी गई है जी। कि मस्जिदों को देखिए ओ मंदिरों को देखिए, पहले भूख प्यास के समंदरों को देखिए, पहले भूख प्यास के समंदरों को देखिए। देखिए उन्हें जो दीनहीन गरीब हैं, जिंदगी से दूर हैं जो मौत के करीब हैं, जिंदगी से दूर जो मौत के करीब हैं। जाग कर जो नापते हैं था आसमान की, लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान की। कि कौन देशद्रोही और कौन देशभक्त है, छिन्न भिन्न हो रहा ये देश क्यों विभक्त है, छिन्न भिन्न हो रहा ये देश क्यों विभक्त है। ओ भारती की आरती उतार ले वो कौन है, इस सवाल पर जिसे भी देखिए वो मौन है, इस सवाल पर जिसे भी देखिए वो मौन है। सामने खड़ी हुई घड़ी ये इम्तिहान की, लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान की। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वर्तमान परिदृश्य पर अच्छा व्यंग है। ये सामाजिक व्यंग पर बहुत अच्छी आपने रचनाएं लिखी हैं।
इस तरह की और कोई अन्य ऐसी कविता जो आप सुनाना चाहें? हाँ, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा कह सकते हैं भगवान राम, जी जिनसे ये समझ लीजिए कि त्रेता युग से वर्तमान पर्यंत जितनी भी भारतीय संस्कृति ने उन्नति की है या हम आज टिके हुए हैं एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हम हैं, तो उसमें भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा योगदान है। जी हमारी संस्कृति की आत्मा है ये। जी तो भगवान राम पर मेरी एक कविता है। इस कलयुग का कल्याण बस राम तुम ही कर सकते हो। इस कलयुग का कल्याण बस राम तुम ही कर सकते हो। पितृ वचन के लिए वनों में प्रस्थान तुम ही कर सकते हो। इस कलयुग का कल्याण बस राम तुम ही कर सकते हो। हे राम, तुम्हारा नाम सरस भव सागर पार कराता है, और जिस पर राम लिखा होता वो पत्थर भी तर जाता है। जिस पर राम लिखा होता वो पत्थर भी तर जाता है। और धर्म की रक्षा के हेतु बांध दिया सागर पर सेतु, ये काम तुम ही कर सकते हो। इस कलयुग का कल्याण बस राम तुम ही कर सकते हो। और आतिथ्य स्वीकार किया तुमने भीलों के डेरों में, प्रेम तुम्ही ने पहचाना सबरी के झूठे बेरों में, और गले लगाकर केवट को सम्मान तुम ही कर सकते हो। इस कलयुग का कल्याण बस राम तुम ही कर सकते हो। मर्यादा में बनकर सारा जीवन काट दिया तुमने। मर्यादा में बनकर सारा जीवन काट दिया तुमने। आंसू पीकर जग को सारा अमृत बांट दिया तुमने। और देवों में छुपे दानवों की पहचान तुम ही कर सकते हो। इस कलयुग का कल्याण बस राम तुम ही कर सकते हो। और वर्तमान से जोड़ते हुए कविता को, जो मेरी पंक्तियां हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, वो सुनिए कि पत्थर हुई अहिल्या को फिर साप मुक्त करना होगा, और जग में शोषित नारी का उद्धार पुनः करना होगा। कर त्राण दिलाकर मान, ये सम्मान तुम ही कर सकते हो। इस कलयुग का कल्याण बस राम तुम ही कर सकते हो। और ये भारतीय संस्कृति को समर्पित मेरी पंक्तियां हैं। ये वैदिक वैद ही संस्कृति, ये वेद ही वैदिक संस्कृति पावन सीता सी आकृति। ये हमारी संस्कृति जो है वेद ही सीता माता को कहते हैं। ये वेद ही वैदिक संस्कृति पावन सीता सी आकृति, लौटा कर गौरव खोया हुआ गुणगान तुम ही कर सकते हो। इस कलयुग का कल्याण बस राम तुम ही कर सकते हो। बस राम तुम ही कर सकते हो। बहुत अच्छी आपकी कविता। ये जो आपकी कविताएं हैं, ये पुस्तक के रूप में पाठक के पास कब तक पहुंचने की संभावना है? बहुत बड़े स्तर पर इसका कार्य चल रहा है, बहुत तीव्र गति से जी। और मैं चाहूंगा कि ये पाठकों के बीच ये पुस्तक अति शीघ्र पहुंचे जी। और इस पुस्तक का भी नाम प्रस्तावित है जी। सरस क्रांति धरा के नाम से पुस्तक आएगी जी। और आप सभी के बीच होगी। बहुत अच्छी बात है कि जो कविताएं हैं आपकी वो पाठकों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। इस जो क्रांति धारा के संदर्भ में आपने कहा, उसका आपने विषय भी सोचा हुआ है पुस्तक का, तो उस क्रांति धारा में ऐसी कोई एक अच्छी सी, जैसे आपने सुनाई कोई और तरन्नुम वाली कविता एक? मैं मेरठ क्रांति धारा से संबंधित इससे ताल्लुक रखता हूँ जी। और यहाँ की क्रांति धारा का एक बहुत बड़ा इतिहास है। 1857 की क्रांति की शुरुआत इसका शुभारंभ मेरठ से हुआ था कि धरती से लावा फूट पड़ा चहु और भड़कते थे शोले। धरती से लावा फूट पड़ा चहु और भड़कते थे शोले। यही क्रांति की ज्वाल सरस विकराल बनी होले होले। धरती से लावा फूट पड़ा चहु और भड़कते थे शोले। और चर्बी वाले कारतूस से संशय था सबके मन में। चर्बी वाले कारतूस से संशय था सबके मन में। इसकी चर्चा फैल चुकी थी सारी काली पलटन में। इसकी चर्चा फैल चुकी थी सारी काली पलटन में। और क्रांति धारा के वीर सिपाही निकल पड़े सीना खोले। धरती से लावा फूट पड़ा चहु और भड़कते थे शोले। और जेल तोड़कर भारत माँ के बेटे सब आजाद किए। गोरों की शासन सत्ता के सारे सपने बर्बाद किए। सदियों तक सही गुलामी के आज सभी बंधन खोले। धरती से लावा फूट पड़ा चहु और भड़कते थे शोले। चल पड़े क्रांति की ज्वाल लिए
और दिल्ली प्रस्थान किया, और दिल्ली प्रस्थान किया। लाल किले के पास पहुंचकर सुबह सुबह जलपान किया। केसरिया बाना धारण कर जय मात भवानी की बोले, जय मात भवानी की बोले। चौं ओर भड़कते थे शोले, केसरिया बाना धारण कर जय मात भवानी की बोले। और वहां की नरम फिजा में, और वहां की नरम फिजा में गरम दहकते स्वर गोले। धरती से लावा फूट पड़ा, चहुं ओर भड़कते थे शोले। और बचकर जिंदा भाग न जाए, मारो फिरंगी को मारो। बचकर जिंदा भाग न जाए, मारो फिरंगी को मारो। आजादी की बलवेदी पर तन मन प्राण सभी वारो, तन मन प्राण सभी वारो। उनके तूफानी तेवर से भागे निकल सपोले। धरती से लावा फूट पड़ा, चहुं ओर भड़कते थे शोले, चहुं ओर भड़कते थे शोले। धन सिंह गुर्जर कोतवाल उमराव राव से सेनानी, धन सिंह गुर्जर कोतवाल उमराव राव से सेनानी। राव कदम सिंह के पानी का कोई नहीं था सानी, और राव कदम सिंह के पानी का कोई नहीं था सानी। और गांव गांव से निकल रहे थे मस्त जवानों के टोले, मस्त जवानों के टोले। धरती से लावा फूट पड़ा, चौं ओर भड़कते थे शोले, चौं ओर भड़कते थे शोले। जय हिंद। बहुत अच्छी आपकी कविताएं हैं और बहुत जल्द ये पुस्तक के रूप में पाठकों को मिलेगी, दर्शकों को मिलेगी, ऐसा हम आशा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सरस जी, आपने समय दिया और आपने बातें रखी अपनी कविताओं के माध्यम से समाज के लिए। तो दोस्तों साथियों, अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर एक नई जानकारी के साथ, नई बातचीत के साथ आपसे जुड़ते हैं। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नगर साहब।